ओके, तो बच्चे लोग मास डिफेक्ट के बारे में और एनर्जी मास एनर्जी इक्विवेलेंस के बारे में हमने बहुत कुछ देखा। हमने देखा था कि आइंस्टाइन ने बताया था कि मास और एनर्जी दोनों ही इक्वल है। अब चलिए समझते हैं कि मास डिफेक्ट एक्चुअली क्या होता है और क्या होती है बाइंडिंग एनर्जी। बड़ा मास डिफेक्ट हमने लास्ट टाइम एक चीज देखी थी कि जब बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स हैं हमारे पास, ठीक है, ये न्यूक्लियॉन्स हैं, इस समय इनके पास कुछ एनर्जी है। बेटा इस समय ये आपस में जुड़े हुए नहीं है, ये फिलहाल अलग अलग है, तो इन सभी के पास मिला के जो एनर्जी हम कह देते हैं कि वो ई है। अब बेटा जब ये कंबाइन हुए और एक न्यूक्लियस बनाया, तो न्यूक्लियस बनने पे हुआ क्या कि इनके बीच में एक एट्रैक्टिव फोर्स आ गई। हमने लास्ट टाइम समझा था कि एट्रैक्टिव फोर्स क्या है बेटा, वहां से हमको एक नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है। अगर मेरे पास दो चार्ज है प्लस क्यू माइनस क्यू, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाती है के Q1 Q2 बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी माइनस में आए। मतलब बेटा आपकी एनर्जी अब नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव, तो बेटा यहां की एनर्जी माइनस यू। सो अब की बार एनर्जी ई था, यहां पे माइनस यू है, चेंज करने पे क्या हुआ, व्हाट इज चेंज इन एनर्जी, ई माइनस यू। इतनी एनर्जी अब इसके पास बची है, मतलब बेटा इसका डिफरेंस, जो भी इसका डिफरेंस है, उतनी एनर्जी यहां से रिलीज हो चुकी है। किस फॉर्म में, ऑलमोस्ट हीट के फॉर्म में, ठीक है। तो जब भी ये प्रोसेस होती है बेटा, हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो रही है। इसका मतलब अगर मैं इसको सी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो यहां पे अब मास चेंज होगा, इसलिए अब आगे से बेटा हम डेल्टा एम की बात करेंगे, एम की बात नहीं करेंगे। मास क्या है, कहां से आया, वो तो हमने देखा। तो डेल्टा एम मतलब चेंज इन मास की बात करेंगे। अब बेटा हो क्या रहा है, देखिए बेटा देखो, जब आप यहां से यहां आए कुछ एनर्जी रिलीज हुई, यानी क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जब कोई पार्टिकल्स बाउंड हो रहे हैं तो वो एक्चुअली एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी बाहर आती है। अब बेटा अगर मैं जितनी एनर्जी इससे निकली है उतनी ही एनर्जी इसको वापस दे देता हूं, आई रिपीट, बेटा आपने पढ़ रखा होगा केमिस्ट्री के अंदर रिवर्सिबल रिएक्शन। जब कोई रिएक्शन हो रहा है, उसके अगर पार्टिकल्स वो डिकम्पोज हो रहा है, तो उसको कुछ चीज देने से वो वापस कॉम्पोज हो रहा है, कॉम्पोज इन सेंस वापस कंबाइन हो रहा है। तो बेटा जितनी एनर्जी निकली, ये जो एनर्जी निकली, अगर मैं उतनी ही एनर्जी को वापस दे देता हूं ना, तो बेटा ये न्यूक्लियॉन्स फिर से अलग अलग हो जाएंगे, न्यूक्लियॉन्स फिर से अलग अलग हो जाएंगे। मतलब अब हम कह सकते हैं कि यहां से यहां एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रही है। कैसी प्रोसेस, एंडोथर्मिक। एंड बेटा जितनी एनर्जी देनी पड़ी इसको तोड़ने के लिए, उसे हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। सो लास्ट टाइम भी हमने सवाल उठाया था, बाइंडिंग का मतलब होता है जोड़ना, एनर्जी देने से वो टूट रहे हैं। अब ये क्या फंडा हुआ भाई, जब देने से टूट रहे हैं तो उसको जोड़ने वाला नाम क्यों दिया गया, बिकॉज बेटा ये अभी जुड़े हुए हैं, ये अभी एक दूसरे से बाइंडेड है ना। मैं अगर एनर्जी दे रहा हूं उसको तोड़ने के लिए, तो इसके बीच का जो बाइंडिंग फोर्स है वो टूट जाएगा, इसीलिए इसको नाम दे दिया गया बाइंडिंग एनर्जी। इसको एक और तरीके से कहा जा सकता है, एक तो हमने यहां पे क्या बोल दिया कि मास ऑफ न्यूक्लियस, हाँ एक चीज, मास ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन द सम ऑफ मास। तो एक चीज तो बेटा हमको पता है कि इसका जो भी मास होगा, ये मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मास ऑफ न्यूक्लियंस, इन सभी का मास इसके मास से ज्यादा होगा, किसके, न्यूक्लियस के मास से। बोलो है या नहीं। तो अगर मास डिफेक्ट, हम बाइंडिंग एनर्जी भी डिस्कस करते हैं, पहले मास डिफेक्ट पे थोड़ा अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। ओके बच्चा लोग, अब थोड़ा देख लेते हैं एक्चुअली कि मास डिफेक्ट एक्चुअली चीज क्या है। मास डिफेक्ट, जब बेटा आपको पता है कि किसी भी सब्सटेंस को हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, जहां पे Z क्या है बेटा, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और अगर मुझे न्यूट्रॉन चाहिए है तो मैं क्या कर दूंगा, A - Z, ये हमको दे देगा नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन। अब बेटा मास डिफेक्ट है क्या? मास डिफेक्ट जैसे कि हमने देखा, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस बोल सकते हैं हम लोग। जब अलग अलग प्रोटॉन या न्यूट्रॉन साथ में बने तो ही तो वो न्यूक्लियस बना, और यहां का मास कम हो गया, इसका मतलब मास डिफेक्ट, चेंज इन मास। मास डिफेक्ट क्या हुआ बेटा? चेंज इन मास। चेंज इन मास कितना हुआ? यहाँ का m है, यहाँ का m डैश है, सो m माइनस m डैश, यही तो चेंज इन मास हुआ, यही तो मास डिफेक्ट है। सो क्या हम ऐसा कह सकते हैं? मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। बोलो यस या नो? अच्छा, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स कैसे फाइंड करेंगे बेटा? टोटल न्यूक्लियॉन्स प्लस उसका मास, टोटल न्यूक्लियॉन्स प्लस उसका मास। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं, चलो अगर इसको और अच्छे से लिखना हो, क्या हम इसको ऐसा कह सकते हैं? मास ऑफ, देखो एक प्रोटॉन के मास को हम p लेके चलते हैं, कितने? एक प्रोटॉन के मास को हम mp लेके चलते हैं। इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूक्लियस न्यूट्रॉन दोनों हैं। समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? एक प्रोटॉन के मास को हमने mp बोल दिया। बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सो टोटल प्रोटॉन का मास ये हो जाएगा, प्लस इसके अंदर न्यूट्रॉन भी है। बेटा एक न्यूट्रॉन के मास को हम mn बोल देते हैं। टोटल न्यूट्रॉन कितने हैं इसके अंदर? सो मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, इसको mx करके बताया जाता है। न्यूक्लियस एलिमेंट mx, कॉपर है तो MCu, बोरॉन है तो Mb, यूरेनियम है तो Mu, ठीक है, जो भी एलिमेंट हो वो एलिमेंट यहां पे। सो दिस विल गिव यू मास डिफेक्ट डेल्टा M। क्लियर? अब बेटा कई सारी जगह पे आपको अपनी बुक में या कई दूसरी बुक्स में अगर आप रेफर करोगे तो आपको यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन की जगह मास ऑफ हाइड्रोजन मिलेगा। कुछ ऐसा लिखा हुआ होगा ZMH। क्या मतलब होता है इसका? मास ऑफ हाइड्रोजन। यस बेटा, वी नो। हमें पता है कि बेटा हाइड्रोजन में भी एक्चुअली एक ही प्रोटॉन होता है, इसीलिए उसको हाइड्रोजन का रूप हमें सिंबल दिया जाता है, बट आप इसको याद रखेंगे तो भी चलेगा। सो दिस इज मास डिफेक्ट। ओके बच्चा। सो बाइंडिंग एनर्जी, देखिए फिर से आ जाता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। बेटा जब न्यूक्लियस बना तो उस समय कितनी एनर्जी रिलीज हुई उसको हम बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी। वही हमने पहले भी देखा था। अब बेटा बाइंडिंग एनर्जी को अलग तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है। कैसे? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। देखो मैंने वही कहा था ना, जितनी एनर्जी रिलीज हुई अगर आप उतनी ही एनर्जी उसको वापस दे देंगे तो सारे न्यूक्लियॉन्स अलग अलग हो जाएंगे। रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल द न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियॉन्स को अलग अलग करने के लिए भी उतनी ही एनर्जी की जरूरत पड़ेगी जितनी एनर्जी निकल के जा रही है। ठीक है? सो बाइंडिंग एनर्जी की दो डेफिनेशन आप समझ सकते हैं। अब बेटा इसी बाइंडिंग एनर्जी को हम डेल्टा M इंटू C स्क्वायर से देते हैं। क्यों? बिकॉज जब एक न्यूक्लियस बना, जब कोई न्यूक्लियस बना तो बेटा उस समय हुआ क्या? सम मास disappears during formation of न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बनने पे कुछ मास डिसअपियर हो गया, और जितना मास डिसअपियर हुआ, चेंज इन मास, जो मास निकल गया उसको जब आप सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो वो आपको देगा बाइंडिंग एनर्जी। अब बच्चा लोग आपको शायद ताज्जुब नहीं हो रहा होगा, C की वैल्यू आपको पता है 3 × 10⁸, उसका स्क्वायर कर दो 9 × 10⁻16, उसमें आप डेल्टा M मल्टीप्लाई करो। बेटा डेल्टा M अगर छोटे से छोटा भी होगा तो चलो मैं बोलता हूं 0.03 जूल, चलो ना ठीक है, लेकिन इस 0.3 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 9 × 10⁻16 से, तो बेटा इसकी एनर्जी और भी बढ़ने वाली है। बेटा बाइंडिंग एनर्जी कितनी खतरनाक हो जाएगी। आप जब 4.2 किलो जूल एनर्जी देते हैं वाटर को तो बॉयल होने लगता है,
स्पेसिफिक हीट पढ़ा हुआ है 11th में। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 4.2 ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर आप उसको 4200 जूल जितनी एनर्जी दे देंगे ना पानी को, 4200 बस 4200, तो पानी बॉयल होने लगता है। 10⁻16 इतनी एनर्जी देंगे तो सोचो क्या हालत होगी। बॉयल क्या, सीधा वो इवापोरेट हो जाएगा, हम सब इवापोरेट हो जाएंगे। समझ रहे हो? अब कुछ पिक्चर हो रहा है क्लियर कि ये एटॉमिक बॉम्ब कैसे बना हो सकता है। क्लियर हुआ? अभी तो आगे और भी कुछ देखना है, चलिए देखें आगे और। अच्छा बच्चों लोग, अब आपके बुक में आप एक लाइन पाओगे, मोर इज द बाइंडिंग एनर्जी, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई। इसका मतलब क्या है कि किसी भी एटम की जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी उतना ज्यादा वो न्यूक्लियाई या तो वो एटम स्टेबल होगा। एंड बेटा ये कुछ हद तक गलत, कुछ हद तक, मैं ये नहीं बोलूंगा 100%, कुछ हद तक ये गलत है। क्यों गलत है हम आगे देखेंगे। बाइंडिंग एनर्जी दी किससे जाती है? आई रिपीट, डेल्टा एम सी स्क्वायर, जहां पे डेल्टा एम चेंज इन मास एंड ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी जनरली आपकी रहेगी जूल में, बट इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में कैलकुलेट की जाएगी? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसके डिपेंडिंग, और वहां से भी कुछ इंफॉर्मेशन लेंगे। याद रखिएगा कि ये सेंटेंस थोड़ा गलत है, क्यों हम अगले 5 मिनट में देखेंगे। फाइंड बाइंडिंग एनर्जी एसोसिएटेड विथ मास डिफेक्ट ऑफ 1 AMU। बेटा आपको बोल दिया गया है मास डिफेक्ट, डेल्टा एम कितना है? 1 AMU। 1 AMU का मतलब क्या होता है? 6.7 इंटू -27 kg, हाँ सॉरी 1.6। सो बाइंडिंग एनर्जी कितना आ जाएगा? डेल्टा एम सी स्क्वायर, डेल्टा एम है 1.6 इंटू 10⁻⁻27, 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। बेटा ये जो एनर्जी वो जूल में रहेगी, हम इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करना पड़ेगा। क्यों? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू -19 जूल। ये हमने लिखा हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे। अब बेटा ये फिलहाल किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसको मेगा में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻6 से और डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना आ गया? डिवाइड। समझ आ रहा है? अब आप जब इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करो इसको, 9.9 ओके। तो बट अगर हम 1 AMU की एग्जैक्ट वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट आएगी 0.935 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी। बड़ा एक चीज ध्यान देखो, मास डिफेक्ट 1 था तो बाइंडिंग एनर्जी इतनी आई। अगर मास डिफेक्ट 2 हो जाता, मान लो डेल्टा एम 2 हो जाता, सो उस समय बाइंडिंग एनर्जी कितनी आती? 2 इंटू 0.935। यस और नो? अगर डेल्टा एम 3 हो जाता सो उस समय बाइंडिंग एनर्जी कितनी आती? 3 इंटू 0.935। मान लो कि मास डिफेक्ट n हो गया, कोई एक वैल्यू हो गई, उस समय बाइंडिंग एनर्जी कैसे दी जाएगी? n इंटू 0.935। आप चाहो तो इसको शॉर्टकट समझ के याद कर सकते हो। ऑब्वियस बात है बेटा, देखो कई बार आपको मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स और मास ऑफ न्यूक्लियस दिया होगा तो आपको माइनस करना पड़ेगा। अगर आपको डेल्टा एम दिया जाता है तो गुड, या तो आप यहां से डायरेक्ट एक शॉर्टकट यूज कर सकते हो। कितना मास डिफेक्ट है इन AMU? बेटा मास डिफेक्ट शुड बी इन AMU। देखो 1 AMU 2 AMU, ठीक है? समझ आ रहा है आपको? हमने एक स्टेटमेंट लिखा था, मोर इज द बाइंडिंग एनर्जी
मोर इज द स्टेबिलिटी। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि वो स्टेटमेंट 100% राइट नहीं है। क्यों राइट नहीं है, आओ देखते हैं। बेटा बाइंडिंग एनर्जी हमको ये बताता है कि न्यूक्लियर कितना स्टेबल है, इसलिए ये दो टॉपिक आपस में काफी रिलेटेड है। अब आप एक चीज आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ऑब्लिक न्यूक्लियन। बड़ा इसका मतलब है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो एक्चुअली जो बता रहा है कि न्यूक्लियस कितना स्टेबल है वो बाइंडिंग एनर्जी नहीं है, वो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। पर न्यूक्लियन मतलब एक प्रोटॉन के लिए या एक न्यूट्रॉन के लिए कितनी बाइंडिंग एनर्जी है। वो एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा न्यूक्लियस स्टेबल होगा। नहीं समझ आया ना, अब देखते हैं। बड़ा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जो हैवी हाइड्रोजन है, हैवी हाइड्रोजन मतलब उसका आइसोटोप न्यूट्रॉन, उसकी बाइंडिंग एनर्जी है 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो कि यूरेनियम 238 है। बड़ा आपको पता ही होगा यूरेनियम 238 इसका 92 होता है एटॉमिक नंबर। सो यूरेनियम का बाइंडिंग एनर्जी है 1800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, तो ये कम स्टेबल होना चाहिए था और ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था, पर ऐसा है नहीं, उल्टा है। यूरेनियम रेडियो एक्टिवनेस दिखाता है, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम कहां दिखाता है, ऐसा है नहीं, जबकि प्रैक्टिकली ये वाली वैल्यू है। क्यों ऐसा देखते हैं। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मास नंबर। एक चीज याद रखना, जैसे ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन बढ़ते जाएंगे वैसे ही बाइंडिंग एनर्जी भी इंक्रीज होती जाएगी। तो अब हमने कंपैरिजन देखा बेटा आयरन में जो कि 56 Fe26 होता है, और हमने दूसरा देखा एक यूरेनियम में। बेटा आयरन की बाइंडिंग एनर्जी 492 है और यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी अगेन 1800। इसका मतलब यूरेनियम आयरन से भी ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था। बट बेटा एक चीज मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्टेबल, मोस्ट स्टेबल एटम जो है ना वो आयरन है। और इसके हिसाब से हमें क्या लग रहा है कि यार यूरेनियम ज्यादा स्टेबल है, बट यूरेनियम स्टेबल नहीं है। आयरन इज मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई। अभी भी सर कहानी समझ नहीं आ रही है। पहले हमने देखा जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, लेकिन यहां पे तो कहानी कुछ उल्टी ही हो रही है। ये क्या है देखो, 56 Fe इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस। ये क्या है सर, ऐसा क्यों हो रहा है, आइए देखते हैं। थोड़ा मैं इसको साफ कर दूं। बड़ा इसके लिए हमें कुछ चीजें समझनी होगी, आइए जरा देखते हैं। बेटा आयरन की अगर मैं बात करूं, आयरन में क्या है 56 और यहाँ पे 26, मतलब इसके पास प्रोटॉन है 26 और इसके पास है न्यूट्रॉन। 56 माइनस 26 कितना हो गया, 30 न्यूट्रॉन है। अच्छा बेटा इसकी बाइंडिंग एनर्जी आपने अभी भी देखा 492 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल न्यूक्लियॉन कितने हैं 50। बेटा इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जरा करो, यानी कि 492 डिवाइडेड बाय 56 करोगे तो बड़ा कुछ आंसर 8.8 समथिंग आएगा, 8.8 अप्रोक्स मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बेटा यही कहानी हम यूरेनियम में देखते हैं, 238 और यहाँ पे 92। बेटा इसके पास टोटल न्यूक्लियॉन कितने हैं, देखो टोटल न्यूक्लियॉन बोल रहे हैं हम लोग, और इसकी बाइंडिंग एनर्जी 1800 देखी हमने। अच्छा एक काम करो, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बताओ। 1800 डिवाइडेड बाय 238, 7.6 के 7.7, 7.6, 7.56 यानी एवरेज 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो हमने एक चीज देखा, जैसे ही मास नंबर बढ़ेगा वैसे ही बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी। ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन देखो घट गई। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का मतलब है एक पार्टिकल, एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन को अगर मुझे अलग करना है, आई रिपीट, बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन क्या देखी थी, उतनी एनर्जी जो न्यूक्लियॉन को अलग अलग कर दे। न्यूक्लियॉन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन को अलग होने के लिए एनर्जी इसको देनी पड़ेगी 8.8, इसको देनी पड़ेगी 7.6। बेटा अगर मान लो
मैं एक टेबल ला रहा हूं, उस टेबल के पांव टाइटली बॉन्डेड है, टूट नहीं रहे, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है तोड़ने के लिए। दूसरा टेबल है जो जूना है, थोड़ा सा पुश करो टूट जाएगा। कौन सा टेबल अच्छा हुआ? नया वाला, जिसमें ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। यही तो कहानी है, आयरन को तोड़ने के लिए ज्यादा दम लगाना पड़ रहा है, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, जबकि यूरेनियम को तोड़ने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ रही है। इसका मतलब स्टेबल कौन हुआ? 8.8, यानी कि आयरन ज्यादा स्टेबल हुआ यूरेनियम के कंपैरिजन में। तो इसीलिए हमने कहा कि वो जो पॉइंट था ना, मोर इज द बाइंडिंग एनर्जी, मोर इज द स्टेबिलिटी, वो करेक्ट नहीं है। मोर इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मोर इज द स्टेबिलिटी, ये परफेक्ट लाइन है। मोर इज द बाइंडिंग एनर्जी, ये वैल्यू जितनी ज्यादा उतना ज्यादा न्यूक्लियाई स्टेबल। समझ आ रहा है आपको? ओके, तो बच्चे लोग हमने क्या किया है, हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का न्यूक्लियन के नंबर से ग्राफ बना दिया। मास नंबर मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियन। तो एक चीज तो हमको पता है कि जैसे जैसे न्यूक्लियॉन्स बढ़ेंगे वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी देखो बढ़ रही है। अब बेटा हमने क्या किया है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बनाया अलग अलग एटम के। एक्चुअली साइंटिस्ट ने क्या किया, जितने भी एटम अवेलेबल थे सब एटम का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकाला और उसको उसके मास नंबर के हिसाब से ग्राफ बनाया। तो कुछ ऐसा ग्राफ आ रहा है जो आपको येलो में दिख रहा है। स्टार्टिंग कहां से हुई? आप कहते हैं हाइड्रोजन के हीलियम से कह सकते हैं, सॉरी हाइड्रोजन के ड्यूटेरियम से। फिर यहां पे कई हीलियम आया। 7.6 पे हमने क्या देखा था अभी अभी, यूरेनियम का था, है ना। तो देखो हुआ क्या बेटा कि एक समय पे बाइंडिंग बहुत कम थी, बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, एक समय बाद फिर से बाइंडिंग एनर्जी घटने लगी। यहां तक क्या हो रहा है, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है। ये एक ऐसा मोमेंट आया जहां पे काफी फ्लक्चुएशंस आए, फिर उसके बाद कॉन्स्टेंटली बढ़ी, फिर उसके बाद कॉन्स्टेंटली कम हुई। फिर हमने क्या देखा कि आयरन इज द मोस्ट स्टेबल और उसका कितना आया था 8.8, तो ये 8.8 पे मोस्ट स्टेबल यहां पे आएगा। तो बेटा ऐसा देखा गया है कि जिसका मास नंबर 50 से 80 के बीच में है दे आर दी मोस्ट स्टेबल। मींस इसके अंदर जितने भी एटम्स न्यूक्लियाई आ रहे हैं वो सारे के सारे स्टेबल है। इसके इधर भी अनस्टेबल है, इसके इधर भी अनस्टेबल है। किसी में प्रोटॉन ज्यादा, किसी में न्यूट्रॉन ज्यादा। याद है ना, n/p का रेशियो अलग अलग होता था, रिमेंबर। सो किसी का न्यूट्रॉन ज्यादा है, किसी का प्रोटॉन ज्यादा है। ओके, अब बेटा अगर मैं बात करूं कि ये जो यहाँ के और यहाँ के जो न्यूक्लियाई है ये स्टेबिलिटी पाना चाह रहे हैं, तो एक तरीका हमने देखा था रेडियो एक्टिविटी, वो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका है बेटा फ्यूजन का, सॉरी फिजन का। पहले कौन सा चीज पिक्चर में आएगा, फिजन, न्यूक्लियर फिजन। देखिए न्यूक्लियर फिजन का मतलब क्या होता है, वैसे तो हम अगली बार इसको डिटेल में देखेंगे, अभी सिर्फ इसकी हिंट देख रहे हैं कि एक बड़ा सा न्यूक्लियाई दो या दो से ज्यादा छोटे न्यूक्लियाई में बट जाता है और वो ये कोशिश करता है कि हम इस स्टेबिलिटी बेल्ट के अंदर आ जाए, ये पट्टे के अंदर आ जाए। सो हमने क्या देखा कि एक बड़ा सा कोई न्यूक्लियस होगा, वो दो छोटे न्यूक्लियस में टूटने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे ये टूटेगा तो बेटा कोई ना कोई एनर्जी भी रिलीज होगी, है ना, बाइंडिंग एनर्जी जिसे हम कहते हैं। कुछ मास इफेक्ट आएगा और वो मास इफेक्ट की वजह से कोई एनर्जी रिलीज होगी। ये है न्यूक्लियर फिजन। इसका उल्टा फ्यूजन। बड़ा फ्यूजन जो है ना वो जनरली लाइटर मटेरियल्स करेंगे। फिजन हायर, जो हैवियर होते हैं, हैवियर एटम्स वो दिखाते हैं। और फ्यूजन जो कि अर्थ पे पॉसिबल नहीं है, दो छोटे न्यूक्लियस कंबाइन होके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि हमारी बाइंडिंग एनर्जी बढ़े। देखो बेटा यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है, देखो मैंने जानबूझ के यहाँ ड्रॉ किया है ये दिखाने के लिए इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, जो तोड़ रहा है उसकी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है, मतलब वो अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ धकेल रहा है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि पहली बार में ही ये दोनों स्टेबल हो जाएंगे। इट माइट पॉसिबल कि ये वाला फर्दर अपने आप को दो में तोड़े और ऐसे करते करते वहां पे आ जाती है मल्टीपल फिजन चेन। ठीक है, तो ये सारी कहानी बेटा हम अगली बार देखेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही, जहां पे हमने क्या देखा कि एग्जैक्टली मास इफेक्ट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाएगी, और बाइंडिंग एनर्जी इज लीस्ट इंपॉर्टेंट बट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मोर इंपॉर्टेंट। क्लियर?
तो बच्चे लोग आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, अगली बार हम देखेंगे न्यूक्लियर फिशन के बारे में। थैंक यू।